दोस्तों साथियों, कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में हमने उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति पर प्रारंभिक प्रकाश डाला था, तो आइए उस पर और प्रकाश डालते हैं। अथर्ववेद में एक राजा परीक्षित का उल्लेख है जो मृत्युलोक का देवता था। उपनिषदों में कई राजाओं के नामों का उल्लेख है, जैसे कोकय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उद्वालक, आरुणि और पांचाल के प्रवाहर जैवली। इसमें केकय जनपद का राजा अश्वपति दार्शनिक था। कुरु जनपद के राजा उद्वालक आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में विख्यात संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद से पता चलता है कि ऋषि श्वेत केतु के पिता उद्वालक आरुणि पंचाग्नि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पांचाल नरेश प्रवाहर जैवली के पास गए और शिक्षा प्राप्त की। छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि उद्वालक आरुणि पंचाग्नि एवं वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए केकय नरेश अश्वपति के पास गए थे। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ने राजा जनक से शिक्षा प्राप्त की। शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है कि राजा जनक ने एक दार्शनिक गोष्ठी में ब्राह्मणों को पराजित किया। इसके बदले में ब्राह्मणों ने उन्हें राजन्य बंधु की उपाधि प्रदान की और ब्रह्म ज्ञान के कारण इन्हें ब्राह्मण भी कहा। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है कि महर्षि बालाकी गाग्र ने काशी नरेश अजातशत्रु से शिक्षा प्राप्त की थी। राजाभिषेक की चर्चा करें उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में, तो राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजसूय यज्ञ के समय राजा पत्नियों को हवि प्रदान करता था, उसके प्रति सम्मान प्रकट करता था और समर्थन की आशा करता था। राजसूय यज्ञ में 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता है। रत्निन जो थे, ये राज्य के उच्च पदाधिकारी थे जो कुलीन वर्ग से संबंधित थे। इन्हें रत्निन इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ये कान में रत्न धारण करते थे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्नियों का उल्लेख है। तो 12 रत्नियों की मैं चर्चा कर रहा हूँ क्रमशः। सेनानी यह सबसे प्रमुख रत्निन था। पुरोहित इसका स्थान दूसरा था। युवराज राजा का पुत्र था। महिषी यह पटरानी थी। सूत राजा का सारथी। ग्रामीणी ग्राम का मुखिया। छत्ता प्रतिहारी या द्वारपाल था और संग्रहिता कोषाध्यक्ष। भाग दूध कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षवाप ध्रुत क्रीड़ा में राजा का मित्र। पालागल विदूषक का पूर्वज और राजा का साथी एवं वन का अधिकारी। इसके अतिरिक्त स्थपति, मुख्य न्यायाधीश और तक्षण बड़ई और छत्री कंचुकी का उल्लेख मिलता है। सूत एवं ग्रामीणी को कर्त्री यानी राजा बनाने वाला ऐसा कहा गया है और राजा का एक नाम विषमत्ता यानी विष को खाने वाला पड़ गया क्योंकि यह विष वैश्य से कर वसूलता था। विष यानी कि वैश्य, ये विष वो पीने वाला नहीं है। विष का मतलब वैश्य हुआ, तो वैश्य से कर वसूलता था, इसलिए राजा को विषमत्ता कहते थे। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में बहुत ही आकर्षक नोट्स और लेक्चर सीरीज चल रही है जिसका कि आप लाभ ले सकते हैं। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति पे बहुत ही रोमांचक लेक्चर्स लेके आ रहा है। तो इस प्रकार के लेक्चर सीरीज का आनंद लें, उसका लाभ उठाएं और कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। उत्तर वैदिक काल में राजसूय यज्ञ की तरह ही अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और सौत्रामणि यज्ञ भी प्रचलित थे। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार से संबंधित यज्ञ था जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और वाजपेय यज्ञ एक प्रकार की रथ दौड़ थी जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहता था। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। इसे बलि, शुल्क या भाग के नाम से जाना जाता है।
और ऋग्वेद काल में बलि राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार था, जबकि यहाँ पर कर के रूप में लिया गया उत्तर वैदिक काल में। इस बात का ध्यान रखें कि ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से दिया हुआ कर बलि कहलाता था, और उत्तर वैदिक काल में यही बलि जो है अपनी प्रजा से कर वसूलने लगा था। और उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को भाग दूध तथा कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है कि केवल वैश्य वर्ग ही कर देता था। इसकी मात्रा 1/16 भाग थी। वैश्य द्वारा दूसरे को बलि देने के कारण उसका एक नया अन्नशय बलिकृत तथा अन्नश्याद्य यानी दूसरों के द्वारा उपभोग में आने वाला ऐसा पड़ गया। उत्तर वैदिक काल में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस काल के ग्रंथों में ग्रामवादीन शब्द का उल्लेख मिलता है, जैसे कि गांव का विवाद गांव में ही हल कर लिया जाता था, इस प्रकार का। तो सभा के द्वारा भी न्यायिक कार्य संपन्न किया जाता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। अपराध सिद्धि के लिए जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे, और कर्मकांड के अनुष्ठान के अनुसार युद्ध में विजय पाने की कामना से राजा को एक ही थाली में अपने भाई बंधुओं के साथ खाना पड़ता था। सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं वैदिक संस्कृति के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके सामाजिक जीवन पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था की नींव ऋग्वेद काल में पड़ चुकी थी, लेकिन यह स्थापित उत्तर वैदिक काल में ही हुई। इसकी स्थापना जो हुई, जो ये जड़ पकड़ा, वो उत्तर वैदिक काल में ही पकड़ा। समाज में 4 वर्ग ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र थे। यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऋग्वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में इनकी संख्या बढ़कर 17 तक पहुंच गई। इनमें से जिसको ब्रह्मा का ज्ञान होता था वह ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण लोग अपने यजमानों के लिए तथा अपने लिए धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ करते थे। वे कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों या त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध में राजा की जीत के लिए देव आराधना करते थे एवं उसके बदले में राजा से अभय दान प्राप्त करते थे। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से श्रेष्ठ थी। ऐतरेय ब्राह्मण का वह अंश जिसमें कहा गया है, ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब चाहे उसे हटा सकता है। पुनः मैं रिवाइज कर देता हूँ। ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब चाहे उसे हटा सकता है। क्षत्रियों की स्पष्टता श्रेष्ठता का द्योतक है। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति वैश्य शब्द से हुई है। समाज का यही वर्ग कर देता था, इसलिए इसके नाम अन्यस्य बलिकृत और अनश्याद्य पड़ गए। वैश्यों की सबसे बड़ी आकांक्षा ग्रामीणी बनना था। शूद्रों की दशा समाज में निम्न थी। उनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। जाति व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हो पाई थी, परंतु उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया। इससे उनकी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस काल के ग्रंथों में शूद्रों को 3 वर्गों का सेवक, अन्यस्योप्रेष्य, उसे मनमाने ढंग से उखाड़ फेंके जाने वाला, कामोत्थाप्य और इच्छानुसार वध किया जा सकने वाला, यथा कामवथ्य भी कहा गया, जो समाज में उनकी गिरती दशा का द्योतक है। उत्तर वैदिक समाज में रथकार का स्थान ऊंचा था। इसका भी उपनयन संस्कार ऊपर के 3 वर्गों की भांति होता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण भेद प्रचलित नहीं हुआ था। परिवार स्तर पर पिता का अधिकार बढ़ गया। वह अपने पुत्रों को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। स्त्रियों की दशा पर चर्चा करें तो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। इसका उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है।
मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा और सूला के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जहाँ एक ओर यह दर्शाता है कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वहीं इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि शायद उसकी भी सीमा थी। तो वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, उन्हें सभा और विदत में भाग लेने से रोक दिया गया। अब कम उम्र में भी उनका विवाह होने लगा। उन्हें संपत्ति का अधिकार पहले से ही प्राप्त नहीं था। नियोग प्रथा प्रचलित थी, जबकि सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इस काल में बहुत सी विदेशी स्त्रियों का भी उल्लेख है। याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेयी और कात्यायनी थीं। अन्य प्रमुख विदेशी स्त्रियों में गार्गी, शुभला, वेदवती, काशकृत्सनी इत्यादि हैं। गोत्र प्रथा की चर्चा करें तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र प्रथा में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई और गोत्र शब्द का मूल अर्थ होता है गोष्ठ, या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। लेकिन बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। तदनुसार एक ही गोत्र या मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। जैसा कि आप देखते होंगे सगोत्री विवाह बहुत ही कम होते। इस प्रकार से हमने उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और स्त्रियों की दशा पर चर्चा की। अगले लेक्चर में हम बहुत ही रोमांचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उत्तर वैदिक कालीन की आश्रम व्यवस्था और उनका आर्थिक जीवन। कॉम्पटेरिया पर नित्य निरंतर बने रहें। कॉम्पटेरिया पर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स चल रहे हैं। लेक्चर्स का लाभ लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इम्पॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना ना भूलें। आगामी एग्ज़ाम UPSSC PET, UPPSC समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित UPPCS PT एंड मेंस के लिए बहुत ही रोचक लेक्चर्स होंगे, जो कि कॉम्पटेरिया पर पूर्णतः निःशुल्क मिलते हैं। कॉम्पटेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया अपने प्रत्येक श्रोता से एक पौधा लगाने का संकल्प लेता है। पौधे लगाएं, वृक्ष लगाएं, वातावरण को हरा भरा एवं ऑक्सीजन युक्त बनाएं। कॉम्पटेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।